हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय समाज की परिवार और विवाह के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आप लोग अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस अध्यायवार चल रहा है, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सामाजिक संस्था का समाजशास्त्री स्वरूप। परिवार के बारे में। परिवार क्या है? समाज का मूलाधार है। यह सामाजिक संस्थाओं की सार्वभौमिक व प्राथमिक इकाई है तथा मानवीय प्रवृत्ति और सामाजिक आवश्यकताओं का फल है। मनुष्य परिवार में ही जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत उनकी सभी अवस्थाएं पारिवारिक संगठन में ही व्यवस्थित होती है। मनुष्य कोई भी व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेगा और उनका मृत्यु पर्यंत सभी जितनी अवस्थाएं हैं, जिनका उनका हर कार्य है, वह क्या होगा? पारिवारिक संगठन में ही व्यतीत होती है। यही वह भाषा, समाज व्यवहार आदि की भी शिक्षा ग्रहण करता है। परिवार की रचना स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों के साथ होती है। परिवार की रचना किसके साथ होती है? स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों के साथ होती है। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि सभी साथ में रहते हैं। आप लोग के भी परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री रहते होंगे। मानव के आध्यात्मिक व भौतिक उभयविध लक्ष्यों की प्राप्ति है। क्या है? मानव के आध्यात्मिक व भौतिक उभयविध लक्ष्यों की प्राप्ति है। काम पूर्ति, संतानोत्पत्ति व पालन पोषण आदि विविध कर्मों की पूर्ति परिवार के माध्यम से ही होती है। परिवार के माध्यम से ही सामाजिक परंपराएं व प्रथाएं सुरक्षित रहती हैं व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है। पारिवारिक संस्थाएं, जो पारिवारिक संस्था है, एक सर्वदेशिक संस्था है जो प्राय सभी समाजों व कालों में विद्यमान रही है। यद्यपि इसके स्वरूप में देश व कालानुसार पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगत होती है। मतलब इसके समय के अनुसार भिन्नता हमको दिखाई देती है। समय अनुसार मानव समाज के विकास व परिवर्तनों के अनुरूप ही अन्य सामाजिक संस्थाओं की भांति इनमें भी काफ़ी अंतर आया है। विभिन्न समाज और परिवेश में परिवार की संरचना पर विचार करने से दो प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, एक संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो चलिए देखते हैं संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। संयुक्त परिवार वह होते हैं जहां रक्त संबंध वाले अनेक सदस्य एक साथ एक छत के नीचे मिलजुल कर रहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। संयुक्त परिवार वह परिवार है जहाँ रक्त संबंध वाले अनेक सदस्य एक साथ एक छत के नीचे मिलजुल कर रहते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व का विवाह करते हुए अपना विकास व अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में कई परिवार या पीढ़ियां इनमें एक साथ रहती हैं। कदाचित आकार में यह गांव के आकार से भी बड़ा होता है। आकार में क्या होता है? गांव के आकार से भी बड़ा होता है। संयुक्त परिवार में पति पत्नी होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, नाते पोते, पुत्र व पुत्रवधुएं आदि संयुक्त रूप से निवास करते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि माता पिता जिनके बच्चे की शादी हो गई है और उनके संयुक्त परिवार होते हैं, और ऐसा परिवार, एकल परिवार, ऐसा परिवार जो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे एकल परिवार भी कहते हैं। ऐसा भी समझने के लिए कहा जाता है। तो एकल परिवार देखते हैं। एकल परिवार या एकांकी परिवार वे परिवार जिनमें अधिकांश पति पत्नी अपनी संतान के साथ रहते हैं, एकल व एकांकी परिवार होते हैं। इनको व्यक्तिगत परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत परिवार किसे कहा जाएगा? तो एकल परिवार को। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें विवाहोपरांत व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ परिवार का विकास करता है और संतान सहित निवास करता है। कुछ परिवारों में माता पिता भी अपने पुत्र के साथ ही रहते हैं। इनका आकार संयुक्त परिवार की अपेक्षा अल्प होता है।
मतलब जो संयुक्त परिवार है, तो एकल जो परिवार है वो उसका परिवार क्या रहता है, संयुक्त परिवार की अपेक्षा कम होते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन का कारण ये है कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली की संरचना देखने को मिलती है, किंतु आजकल संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति विलुप्त होती दिखाई दे रही है और लोगों का रुझान न्यूक्लियर एवं एकांकी परिवार की ओर बढ़ रहा है। इसको एक देख लीजिए, न्यूक्लियर भी कहा जाता है, एकांकी परिवार की ओर बढ़ रहा है। समाज में एकल परिवार के विकास व संयुक्त परिवार के विघटन के अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण हम देख लेते हैं कि क्यों आज की दुनिया में एकल परिवार ज़्यादा विकसित हो रहा है संयुक्त परिवार की बजाय। पहला है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, संपत्ति संबंधी बाध्यताएं, प्रेम आधारित विवाह, भौतिक व व्यावसायिक गतिशीलता, वेतन पर आश्रित जीविका, आधुनिक शिक्षा और व्यक्तिवादी विचारधारा। ये सभी कारण हैं। औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, संपत्ति संबंधी बाधाएं हो गया, संपत्ति को लेकर कई प्रेम विवाह हो जाता है, भौतिक व व्यावसायिक गतिशीलता है, वेतन पर कोई आश्रित रहता है, उसके सिवा और कुछ आश्रित नहीं रहता तब, और आधुनिक शिक्षा और व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्ति की अपनी विचारधारा। पुरुष व स्त्री सत्ता आधारित परिवार, संयुक्त व एकांकी परिवारों के अतिरिक्त पुरुष व स्त्री के वर्चस्व या प्रधानता के आधार पर भी पारिवारिक विभेद समाज में देखने को मिलते हैं। पारिवारिक सत्ता व प्राधिकार के आधार पर परिवार को पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पितृसत्तात्मक श्रेणी के परिवार में मुखिया पिता होता है और परिवार संबंधी सत्ता और अधिकार पिता में निहित होता है। मातृसत्तात्मक परिवार में उनके समस्त अधिकार व वंशक्रम माता के पास होते हैं। तो हमने देख लिया है परिवार के बारे में। अब विवाह के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विवाह, वि उपसर्ग वह तथा ध प्रत्यय से मिलकर विवाह शब्द बना है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका अर्थ है वहन करना, अर्थात अपने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक आदि उत्तरदायित्व को पत्नी सहित पूर्ण करना या पत्नी की सहभागिता से उनका निर्वहन या वहन करना। धर्मशास्त्रों में यह धार्मिक संस्कार के रूप में वर्णित है तथा समाज दर्शन की दृष्टि से समाज की प्रथम इकाई परिवार के सर्जन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग पढ़े होंगे कि समाज की प्रथम इकाई क्या है, तो परिवार है। सभी समाज व संस्कृतियों में इसका अस्तित्व पाया जाता है। धर्मशास्त्र में विवाह के लिए उदाह, परिणय, उपयम, परिग्रहण आदि शब्द की प्रयुक्त हुए जो सभिप्राय है। उद्गाह, वधू को पिता के घर ले जाना। उद्वाह मतलब क्या होता है, वधू को, कन्या को पिता के घर से ले जाना, मतलब विवाह करके ले जाना। परिणय क्या होता है, चारों ओर घुमाना, और मतलब जो अग्नि की परीक्षा करना या प्रदक्षिणा करना, मतलब जो फेरे लेते हैं वही। और उपयम मतलब किसी को निकट लाकर अपना बनाना। यहाँ पे है पाणी ग्रहण, वधू का हाथ ग्रहण करना। विवाह का मूल अर्थ वर द्वारा वधू को अपने घर ले जाने से है, किंतु अब यह शब्द उन सभी कर्मकांडों का प्रतीक है जो वर के वधू घर आने से लेकर चतुर्थी कर्म पर्यंत किए जाते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने समस्त सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। हम देखते हैं विवाह के प्रकार। कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। भारतीय शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार स्वीकृत किए गए हैं। भारतीय शास्त्रों में कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह स्वीकृत किए गए हैं। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, अर्ष्य, देव, गंधर्व, असुर, राक्षस व पिशाच। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हुए, 8 प्रकार के हुए। किंतु इनके नामों व क्रमों में पर्याप्त मतभेद है। साथ ही विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न है। यथा मानव गृह सूत्र में ब्रह्म व सौल्क मत को और क्या कहा जाता है, असुर, 2 का भी नामोल्लेख मिलता है। आप स्तंभ, प्रजापत्य व पिशाच को छोड़कर 6 ही विवाह स्वीकृत करते हैं।
वशिष्ठ धर्मसूत्र में ब्रह्म, देव, आर्ष, गंधर्व और राक्षस, इसी को शास्त्र भी कहा जाता है, वह मानुष असुर का ही उल्लेख हुआ है। याज्ञवल्क्य में प्रजापत्य को काम भी कहते हैं। याज्ञवल्क्य को प्रजापत्य को काम भी कहते हैं। थोड़ा नाम अजीब सा है और मेरे को सर्दी इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, सॉरी इसके लिए। तो ये ब्रह्म विवाह के बारे में देखते हैं। ब्रह्म विवाह, इसमें पिता किसी योग्य वेद परंपरागत सचरित्र तथा शीलवान वर को आमंत्रित कर आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है। देव विवाह किसे कहा जाता है? पिता द्वारा किसी पुरोहित को वस्त्रभूषण से अलंकृत कन्या का दान देव विवाह कहा जाता है। आपस्तंभ के अनुसार पिता सौतज्ञ का अनुष्ठान करने वाले ऋषित्वज को कन्या प्रदान करता है जो पुरोहित हो। याज्ञवल्क्य ने आज्ञानुष्ठान करता ऋतिज्व को कन्यादान करना देव विवाह माना जाता है। जैसे देवों में विवाह हो जाता था वैसे ही। आर्ष विवाह क्या है? आर्ष विवाह, जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर से एक बैल और गाय अथवा उनकी 2 जोड़ी लेकर विधि पूर्वक कन्या का दान कर देता है, तब उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। जब कन्या के जो पिता है धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर से एक बैल और गाय अथवा उनकी 2 जोड़ी लेकर विधि पूर्वक कन्या का दान कर लेता है। प्रजापत्य विवाह क्या कहते हैं? इस विवाह में वर की विधिवत पूजा करके कन्या का दान किया जाता है तथा वर वधू को यह निर्देश दिया जाता है कि गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर धर्म पालन करें। असुर विवाह क्या है? असुर विवाह, जब कन्या के माता पिता कन्या के बदले में वर से धन या द्रव्य प्राप्त कर कन्या को विवाह के लिए समर्पित करते हैं और उस कन्या को स्वीकार कर लेता है तो वह असुर विवाह कहा जाता है। मैं तो ऐसा सोच रही थी असुर विवाह मतलब किडनैप करके लाए हो, बट ऐसा नहीं लग रहा है। जब कन्या के माता पिता कन्या के बदले में वर से, मतलब वो कन्या तो देंगे, उसके बदले में वो धन या द्रव्य प्राप्त कर कन्या को विवाहित के लिए समर्पित करते हैं। आगे देखते हैं गंधर्व विवाह है, जब वर व कन्या अपनी इच्छा से संयुक्त हो जाते हैं तो उनको गंधर्व विवाह कहा जाता है। मतलब अपनी मर्जी से अगर संयुक्त हैं, लड़का लड़की को पसंद है, लड़की लड़का को, तो इस टाइप के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, राक्षस और असुर देखते हैं क्या है इसमें फ़र्क। राक्षस विवाह बल प्रयोग द्वारा कन्या के बंधुओं को मारकर, मतलब उनकी फैमिली जो है घायल कर रोती बिलखती हुई कन्या को बलपूर्वक छीन लिया जाता है और विवाह किया जाता है, इसे राक्षस विवाह कहते हैं। मैं सोच रही थी असुर विवाह की जैसी होगा, लेकिन नहीं है। इसमें राक्षस विवाह बहुत राक्षसपना टाइप का विवाह है। बाल प्रयोग द्वारा कन्या के जो बंधुएं हैं सबको मारकर उनको घायल कर देती है और रोती बिलखती हुई जो कन्या है उनको अपना बल दिखाकर छीन लिया जाता है और विवाह कर लिया जाता है, इसे कहते हैं राक्षस विवाह। देखते हैं पैशाच विवाह क्या है। इस विवाह में सोती हुई उन्मत्त कन्या के साथ जब कोई कामुक व्यक्ति मैथुन कर उसे अपवित्र कर उसके साथ विवाह कर लेता है तो वह पैशाच विवाह कहा जाता है। इसे कभी विवाह में निंदनीय व गहित माना जाता है। बड़ा अजीब सा है भाई ये। विविध वर्णों के लिए निर्धारित इन अष्टविध विवाहों में प्रथम 4 अर्थात ब्रह्मदेव, आर्ष व प्रजापत्य को श्रेष्ठ माना गया है। इनमें से ब्रह्म विवाह सर्वाधिक प्रशस्त है। शेष 4 विवाह निष्कृष्ट कोटि के हैं, जिनमें भी पैशाच निष्कृष्टम है। प्राचीन समाज में इन विविध विवाहों को स्वीकृति संभवतः पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही मिली थी, क्योंकि उस समय पुत्रों का महत्व सर्वोपरि था, जो धर्मशास्त्र में वर्णित विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन मिल रहा है।
अवर्ण व असवर्ण विवाह क्या है? धर्मशास्त्रों में सवर्ण व असवर्ण दो प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। धर्मशास्त्रों में ये सवर्ण व असवर्ण को जानने के लिए इन शब्दों को समझना अनिवार्य है। प्राय यह तथ्य सर्वविदित है कि प्राचीन समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? प्रचलित थी, जिसमें 4 वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सूचक। इसका विस्तृत विवेचन अग्रिम अध्याय में हम किए हैं, मतलब हम और पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मूलतः यह वर्ण व्यवस्था अर्थमूलक है, अर्थात अर्थव्यवस्था से संबंध है, क्योंकि समाज में मनुष्य की जो सार्वभौमिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का ये साधन थी। इनमें मनुष्य के लिए जीविकोपार्जन के विविध वृत्तियों का निर्देश धर्मशास्त्रकारों ने किया, जो तत्कालीन समाज में प्रचलित थी। विवाह के प्रसंग में सवर्ग असवर्ग से अभिप्राय यह है कि एक ही वर्ण वाले व भिन्न वर्ण वाले विवाह, चूँकि स्त्री व पुरुष के संयोग से संबंध है, तो यह भी दोनों शब्द उसी प्रसंग में प्रयुक्त हो गए। मतलब यह है कि एक ही वर्ण वाले या भिन्न वर्ण वाले, जो वहाँ पे वर्ण बताए हों 4 प्रकार के, उसमें चाहे समान हो चाहे भिन्न हो, विवाह स्त्री व पुरुष के संयोग से ही संबंध होता है। मतलब इसमें लड़का और लड़की कहीं मन मिलना चाहिए, बाकी हम वर्ण वाले हैं या भिन्न वर्ण वाले हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहा गया है। इन दोनों शब्द उसी प्रसंग में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे सवर्ण विवाह वह विवाह जहाँ वर व वधु दोनों एक ही वर्ण के होते हों, मतलब समान वर्ण के। कुर्मी है तो कुर्मी से, शाहू है तो शाहू से, इस टाइप का। अर्थात पति यदि ब्राह्मण है तो वधु भी ब्राह्मण हो, और यदि एक क्षत्रिय है या वैश्य तो दूसरा भी उसी वर्ण का हो। असवर्ण विवाह वह विवाह जिसमें वर वधु दोनों भिन्न भिन्न वर्ग के होते हों। जैसे कुर्मी है, बिहारी से शादी कर लिए, या बिहारी है वो कुर्मी से शादी कर लिए, इस टाइप का अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जाति के हो, इसे असवर्ण विवाह के पुनः 2 भेद हैं, अनुलोम या प्रतिलोम। सवर्ण असवर्ण, और इसके क्या है 2 भाग है, अनुलोम और प्रतिलोम। तो देखते हैं क्या है अनुलोम विवाह। इन विवाहों में उच्च वर्ग का वर अपने से निम्न वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है। अनुलोम में क्या करता है, अमीर इंसान एक गरीब स्त्री से शादी करता है। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से विवाह करे तो वह अनुलोम विवाह हो जाता है। मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से विवाह करे तो वह क्या है, अनुलोम विवाह होता है। यही अन्य वर्णों के साथ संबंध में भी है। प्रतिलोम विवाह जब निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। मतलब बहुत अमीर स्त्री क्या करती है, निम्न वर्ग के पुरुष से जब शादी करते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। जैसे क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी से विवाह करना। प्राचीन समय में अनुलोम विवाह तो विहित माने जाते थे, किंतु प्रतिलोम विवाहों की भर्त्सना निंदा की गई थी। इनमें सर्वाधिक महत्व यद्यपि सवर्ण विवाह का ही था, किंतु अन्य विवाह भी समाज में न्यूनाधिक रूप से प्रचलित रहे, जिनमें उत्पन्न संतानें वर्ण संकर कहलाए। इसका वर्णन अग्रिम अध्याय वर्ण अवस्था एवं जाति व्यवस्था में किया गया है। किंतु उन विवाह संबंधों को नियंत्रण करने के लिए वर्ण संकर उनसे विवाह से उत्पन्न वर्ण संकर संतानों के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है और उन पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब ये उतना प्रचलन पे नहीं है। यहाँ तक कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न कुछ संतानों को तो सांपत्तिक उत्तराधिकार अधिकार भी प्राप्त नहीं थे, अर्थात इन विवाह प्रतिलोम को सामाजिक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था, इसको मान्यता नहीं दिया गया ज़्यादा। इन असवर्ण विवाहों के अतिरिक्त सवर्ण विवाहों पर भी कुछ निधेय, सगोत्र विवाह, संपीड़ विवाह, सप्रवर विवाह। सगोत्र विवाह क्या है, धर्मशास्त्रों में इसका निधेय है। गोत्र शब्द के गौशाला, व्यक्तियों का समूह आदि अर्थ भी है, किंतु साधारण इसका अर्थ पुरुष समझा जाता है।
पाणिनि ने गोत्र शब्द की व्याख्या वंश या कुल के अर्थ में की है। जैसे गोत्र क्या होता है? गोत्र जैसे कि कहा जाए कि जो जाति होती है उसका एक गोत्र होता है, उसको गोत्र कहा जाता है। गोत्र शब्द उस आदि पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है जिनके नाम पर कुल या वंश का प्रचलन होता है। जैसे कास्ट होता है उसके नाम पर होता है, तथा जो विद्या, धन, शौर्य, उदारता आदि गुणों के लिए विख्यात होते हैं। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में समान गोत्र की कन्या से विवाह का निर्देश है। संपिंड विवाह का तात्पर्य है कि पिंड का अर्थ है शरीर। क्या है? पिंड का अर्थ है शरीर। इस प्रकार संपिंड का अर्थ है समान शरीर के अंश वाले व्यक्तियों में संपिंडता का संबंध इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दोनों वर वधू में एक ही शरीर के अंश विद्यमान है। अर्थात जिस प्रकार बालक अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि से संपिंड से संबंधित होता है, जैसे वंश हो गया, उसी प्रकार वह अपनी माता, मातामही व मातुन, मौसी आदि से संबंधित होता है। यही बालिका कन्या के पक्ष भी मान्यता है। दूसरे शब्दों में रक्त संबंध से संबंध व्यक्ति संपिंड के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहा जाए कि रक्त से संबंधित होते हैं वह व्यक्ति ही संपिंड के अंतर्गत आता है। अर्थात धर्मशास्त्रों में संपिंड विवाह का निर्देश है। मतलब एक ही रक्त के, मतलब एक ही परिवार में शादी का क्या महत्व है। विवाह निश्चित करते समय इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से पिता से 7 पीढ़ी व माता से 5 पीढ़ी तक विवाह न करने का निर्देश दिया है। किसने? याज्ञवल्क्य ने, यहाँ पे दिया गया है। संप्रवर विवाह क्या होता है? धर्मशास्त्रों में संप्रवर या सगोत्र विवाह का भी निर्देश किया गया है। शास्त्रों में इनको भी निर्देश कर दिया गया है, मतलब निगेटिव रूप में लिया है। सप्रवर, सगोत्र, सप्रवर इसी को सगोत्र कहा जाता है। सप्रवर सगोत्र विवाह से मिलता जुलता है। प्रवर आर्ष पुरुष ऋषि का घोतक है जो आज्ञा कार्य से संबंधित थे। ये ऋषि व्यक्ति के पूर्वज के रूप में उनके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ धीरे धीरे जुड़े गए, जो बाद में प्रवर के जनक के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार प्रवर या ऋषि गोत्र का सूचक है। अतः समान प्रवर या समान ऋषि गोत्र में भी विवाह निर्दिष्ट माना गया है। वर्तमान समय में अंतर्जातीय विवाह व बहिर्जातीय विवाह भी देखने को मिलते हैं। प्राय आज अधिकांश समाजों में ये दोनों पद्धतियाँ पाई जाती हैं। अंतर्जातीय विवाह इस पद्धति के अंतर्गत एक जाति, जनजाति, समुदाय के सदस्य अपने ही समूह के साथ मध्य विवाह करते हैं। अंतर्जातीय विवाह के अलग अलग जात के विवाह के साथ। बहिर्जातीय विवाह इस सिद्धांत के अंतर्गत एक ही जाति के लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकट रक्त संबंधी परिवार के सदस्य जैसे गोत्र, पिंड और प्रवर के मध्य विवाह ना करें। इन विवाहों में एक जाति अथवा जनजाति के सदस्य से यह अपेक्षा होती है कि वे अपनी ही जाति में विवाह करें, किंतु अपने संबंधियों, मतलब निकट या नातेदारी के ना हों। कास्ट समान होना चाहिए लेकिन दूर के होने चाहिए। इन विविध विवाह पद्धतियों के प्रचलन के कुछ अंतर्निहित कारण हैं जिनका कारण इनका विकास हुआ है, जैसे कि अपने समूह की रक्त संबंधी शुद्धता को बनाए रखना। दूसरा, समूह की सांस्कृतिक व कौशल विषय गोपनीयता रखना। इस प्रकार सामाजिक ढांचे के उद्भव, विकास व निर्माण में परिवार व विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, जिन पर सांस्कृतिक वाङ्मय में विस्तृत, सर्वगीण और सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया गया है। मनुष्य के आंतरिक जीवन का प्रथम पदार्पण परिवार में होता है। प्रथम, जहाँ से उन सामाजिक परिवेश प्रविष्ट होने का प्रारंभिक अधिकार व शिक्षा मिलती है और उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। तदंतर विवाह तुरंत विवाह संस्था या वैवाहिक संबंध के माध्यम से इसका सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है, जिसके द्वारा वह समाज के महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनी भूमिका का वहन करता है और अन्य सामाजिक संस्था, धर्म, वर्ण, आश्रम, राष्ट्र आदि का प्रत्यक्ष तथा प्रक्षोभ रूप से उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। तो दोस्तों, आज हम परिवार और विवाह के बारे में पढ़े हैं और ऐसी और भी बुक हैं जिसमें परिवार और विवाह के बारे में दिया गया है, तो हम आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे।
आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।